नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनके द्वारा यहां पर सुझाव दिया गया है सरकार को कि जो फ्यूल प्राइसेस हैं, जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं इस समय, उसको यहां पर कम किया जाए। यहां पर आप न्यूज़ देख सकते हो, कट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन पेट्रोल डीजल, आरबीआई गवर्नर टू सेंटर एंड स्टेट्स। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जब हम सरकार की बात कर रहे हैं तो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार, इन दोनों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के द्वारा यहां पर टैक्स लगाया जाता है और बड़ी मात्रा में, जिसकी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। प्लस यहां पर देखने की कोशिश करेंगे, एक तो सिंपल सा सोल्यूशन है कि टैक्सेस को कम किया जाए, लेकिन इसके अलावा क्या सोल्यूशन है इसको भी थोड़ा सा हम जानेंगे ओवरऑल पर्सपेक्टिव से। तो काफी कुछ जानने को है इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब प्ले स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हुआ क्या है, तो आपको पता होगा कि हर 2 महीने में मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट आती है, और लास्ट वाला भी जो आया था फरवरी के स्टार्टिंग में, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था। लेकिन क्या होता है कि वो जो मीटिंग होती है उसकी जो मिनट्स होते हैं, कहने का मतलब है जो डिटेल है मीटिंग की, वो पहले पब्लिक के सामने नहीं आती है, कुछ समय के बाद आती है। तो यहां पर रिसेंटली जो उसका मिनट्स है, डिटेल एक एक पॉइंट वो यहां पर सामने आया, और उस मिनट के अंदर लिखा हुआ है यहां पर कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है, आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्सेस लगाए जाते हैं उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, क्योंकि हम जो पेमेंट करते हैं टैक्स, वो यहां पर जो पेट्रोलियम जो कंपनीज हैं उनके पास जाता है और फिर वो लोग सरकार को पे करते हैं। तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और इसमें भी याद रखिएगा कि इनडायरेक्ट टैक्स में जो वैट होता है वो राज्य सरकार लगाती है। जो वैल्यू एडेड टैक्स होता है, देखिए अभी भी वैट कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पर है। क्यों? क्योंकि ये आपका जीएसटी के अंदर नहीं आया है। जीएसटी में तो क्या है, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस मर्ज हो गए हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल ये अभी भी जीएसटी के अंदर नहीं आया है। तो जो वैट वाला टैक्स है ये राज्य सरकार लगाती है, और ये परसेंटेज टर्म्स में होता है, ध्यान रखिएगा। और जो एक्साइज ड्यूटी है ये लगाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। मैं सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल एंड डीजल की बात कर रहा हूं, इसको लेकर और किसी चीज पर अप्लाई मत कर देना, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ है कि जो मिनट्स की मीटिंग की जो मिनट्स आए हैं उसके अंदर जो गवर्नर हैं हमारे आरबीआई के शक्तिकांता दास, उन्होंने यहां पर कहा है कि जिस तरह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल की वजह से, यहां पर बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर असर देखने को मिलेगा। क्योंकि आज के डेट में या फिर कभी भी आप देखोगे, जब भी नॉर्मली फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इसका ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट बढ़ जाते हैं, और डायरेक्टली उसका असर आपको गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसके ऊपर महंगा होता हुआ देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हो कि बोला गया है कैलिब्रेटेड अनवाइंडिंग करनी चाहिए, ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका सिंपल अर्थ है कि धीरे धीरे जितना पॉसिबल हो सकता है उसको हमें कम लाने की जरूरत है जो टैक्सेस लगाए जाते हैं। और आप यहां पर देख भी पाओगे कि मिनट्स के अंदर लिखा हुआ है कि दिसंबर महीने में 5.5% का जो इन्फ्लेशन है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये हमें देखने को मिला था। इनफैक्ट आपको याद होगा कि अभी लेटेस्ट जनवरी का भी आंकड़ा आ चुका है, और जनवरी के आंकड़े में यहां पर जो इन्फ्लेशन है, सीपीआई है, वो आपका 4% के थोड़ा सा नीचे रहा है, सॉरी 5% के थोड़ा सा नीचे रहा है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि पहले क्या हुआ था कि जो आपका इन्फ्लेशन है, क्योंकि जो मेन काम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का वो यही है कि इन्फ्लेशन को 2% से 6% के बीच में रखा जाए। लेकिन पिछले कुछ समय से, पिछले साल आपने देखा होगा सप्लाई के अंदर कंस्ट्रेंट आने की वजह से क्या हुआ था कि जो इन्फ्लेशन है वो आपका 7% को भी क्रॉस कर गया था। इसके लिए थोड़ी सी चिंता हो गई थी, क्योंकि यहां पर रेपो रेट कम नहीं कर सकते हैं उस केस में, क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ेगा तो जो ग्रोथ के लिए हमें रेपो रेट कम करना है वो नहीं किया जा सकता। तो एक डर रह रहा था कि यहां पर रेपो रेट वापस से तो कहीं ऊपर नहीं हो जाएगा, मतलब जो कंपनीज बोरो करती हैं कहीं उसका कॉस्ट तो ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो ये सारी चीजें चल रही थी, और इसी की वजह से यहां पर आरबीआई का मानना है कि इसको हमें थोड़ा सा कूल ऑफ करने की जरूरत है। जिस तरह से प्राइसेस बढ़ रखे हैं पेट्रोल डीजल के, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं ऑयल के बारे में। ये इतना ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों है? देखिए सिंपल सा चीज है, एक आंसर में अगर मैं कहूं तो यहां पर सरकार के द्वारा टैक्सेस बहुत लगाए जाते हैं, लेकिन ये तो एक सिंपल सा आंसर हो गया, राइट? और भी कई सारी चीजें हैं जो कि हमें देखने की आवश्यकता है, और आपको ये कई जगह मदद कर सकता है। सबसे पहला याद रखना, भारत जो है वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑयल मार्केट है। किसके बाद? चाइना और यूएस के बाद अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा कंजम्पशन भारत के अंदर होता है, और इसकी वजह से जो क्रूड ऑयल है उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। और हर साल अगर मैं आपको बताऊं एवरेज में तो करीब 211 मिलियन टन ऑफ क्रूड ऑयल हम यहां पर कंज्यूम करते हैं भारत के अंदर, जिसमें से भारत के अंदर जो प्रोडक्शन है, जो हमारे यहां प्रोडक्शन है, उसका संख्या है सिर्फ 35 मिलियन टन। और यहां पर आप देख सकते हो हमारे देश के अंदर एनफ रिजर्व्स भी नहीं है। मतलब कि आपने देखा होगा सरकार कोशिश कर रही है कि प्राइस
के इम्पैक्ट को थोड़ा सा कम करने के लिए अलग अलग जगह रिजर्व बनाया जाए, और नॉर्मली भी जो नेचुरल रिजर्व्स होते हैं ऑयल के वो देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहां पर जो ऑयल फील्ड्स हैं उसकी भी बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन उतना ज्यादा नहीं हुआ है, अगर हुआ भी है तो उसकी वजह से हमें कुछ हासिल नहीं हुआ है। ये मेन कारण है ऑयल का इतना ज्यादा एक्सपेंसिव होना। तो बाकी का ऑयल कहां से आता है, इसका आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया 35 मिलियन टन तो हम घर के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, बाहर से हम करीब 85% डिपेंडेंट है। कभी कभी तो यह आंकड़ा 89% तक चला जाता है अगर हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन किसी साल अच्छा नहीं हुआ। तो अगर हम देशों की बात करें तो इराक हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, इन सब जगह से हम ज्यादा ऑयल मंगाते हैं और 85% हम इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर अगर आप सोच के देखो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ेंगे क्रूड ऑयल के, तो यहां पर जाहिर सी बात है ये भी प्राइसेस बढ़ेंगे ही, राइट। दूसरा यहां पर एक कारण है जो ओपेक जो कंट्रीज हैं, ओपेक प्लस कंट्रीज, मतलब कि जो मिडिल ईस्ट, इसके अलावा सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, कई सारे जो ओपेक जो देश हैं, इनफैक्ट साउथ अमेरिका में आपने देखा होगा वेनेजुएला है, इक्वाडोर है, ये सब ओपेक कंट्रीज हैं। इसके अलावा और भी कई देश हैं जिसको ओपेक प्लस कहते हैं, जैसे कि आपका रशिया हो गया, ठीक है। तो इन सब ने क्या किया है, यहां पर जो सप्लाईज हैं, जो सप्लाई होती है ऑयल की, उसको कट कर दिया है, सप्लाई कम कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ डिमांड बढ़ा है। ये मेन कारण है, आप कह सकते हो कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस पिछले कुछ हफ्तों में यहां पर ज्यादा देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल पूरे हाउस होल्ड्स के अंदर यहां पर इंपैक्ट भारत के अंदर देखने को मिल रहा है। तो एक तो कारण यह है कि यहां पर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ यही कारण है? नहीं, यहां पर जो सबसे मेन कारण अगर हम बात करें वो है गवर्नमेंट के टैक्सेस। यहां पर अगर आप देखो आज के डेट में क्रूड ऑयल का प्राइस कितना हो गया है, $60 पर बैरल के हिसाब से हो गया है। पहले अभी 1-2 महीना पहले आप देखोगे तो ये $40 पर बैरल के हिसाब से था, पहले ये काफी कम हो गया था $20 पर बैरल, लेकिन अभी $60 आ गया है। तो अगर आप $60 पर बैरल के हिसाब से पर लीटर को अगर आप चेंज करो, कन्वर्ट करो हमारे देश के अंदर, तो ये कितना आएगा? ये आएगा सिर्फ 28 रुपए, सिर्फ और सिर्फ 28 रुपए। लेकिन आज के डेट में हर एक जो सिटीजन है वो कितना पे कर रहा है? लगभग एवरेज में आप कह लो 100 रुपए के आसपास, क्योंकि आपने देखा ही होगा कितनी चर्चा हो रही है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि 2/3 जो अमाउंट है 100 रुपए में से, ये बेसिकली आपका टैक्सेस में आता है। एक है आपका एक्साइज ड्यूटी और वैट जो कि स्टेट्स के द्वारा लगाया जाता है। तो टैक्सेस के कारण ये बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ जा रहा है। और जो 1/3 प्राइस है, जिसमें आप देख सकते हो 28 रुपीज एक्चुअल जो कॉस्ट है क्रूड ऑयल का, वो, उसके अलावा यहां पर जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस हो गया, डीलर का कमीशन हो गया, उसमें 1/3 प्राइस आप कह सकते हो, और बाकी का 2/3 प्राइस क्लियरली यहां पर टैक्सेस के फॉर्म में। इनफैक्ट अगर आप पूरे देश के, पूरे विश्व के साथ कंपेयर करिए तो भारत के अंदर आपको सबसे ज्यादा हाईएस्ट टैक्स यहां पर देखने को मिलेगा। कितना है? पेट्रोल के ऊपर 260% का टैक्स है, डीजल के ऊपर 256% का टैक्स है। तो हाईएस्ट टैक्स आपको देखने को मिल रहा है। जर्मनी और इटली 65% वो लोग टैक्स लगाते हैं अपने रिटेल प्राइस के ऊपर, यूके 62% लगाता है, जापान 45%, यूएस यहां पर 20% लगाता है। तो क्लियरली आपको देखने को मिलता है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स है। देखिए, ये जो टैक्स लगा रही थी सरकार, इसके फेवर में मैं भी था पहले। अब देखिए, पहले क्या हो रहा था, आपने देखा होगा कि जीएसटी बहुत कम हो गया था, रेवेन्यू कम हो गया था, लेकिन सरकार का खर्चा बढ़ रहा था दूसरी तरफ। तो मैं भी सोच रहा था चलो ठीक है, कहीं ना कहीं से तो रेवेन्यू तो चाहिए अल्टीमेटली, अदरवाइज फिस्कल डेफिसिट और बाकी सारे आंकड़े खराब हो जाएंगे। लेकिन अभी का अगर आप सिचुएशन देखोगे तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि जीएसटी जो है, कलेक्शन जो है, वो लगातार बढ़ते जा रहा है सरकार का, और यहां पर जो फ्यूल के प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो यहां पर सरकार को डेफिनेटली अब रिलैक्सेशन देने की जरूरत है, क्योंकि 100 रुपए का आंकड़ा आप साइकोलॉजिकली भी देखो तो बहुत ज्यादा हो जाता है। इसका आगे आने वाले समय में इन्फ्लेशन के ऊपर काफी इंपैक्ट हो सकता है। तो फाइनली सोल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अगर आप किसी लेमैन से पूछोगे एक सिंपल सा आंसर आ सकता है, और मैं भी कहूंगा कि यहां पर दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को बैठकर यहां पर सुलझाने की जरूरत है कि किस तरह से वो टैक्सेस कम कर सकते हैं, तभी ये प्राइस कम आ सकता है, बड़े सब्सटेंसिव की हम बात करें तो। लेकिन और क्या यहां पर हम कर सकते हैं? तो देखिए, यहां पर सरकार इंटरवीन कर सकती है, फिक्स कर सकती है। ऑल्दो आज के डेट में अगर आप देखो, सरकार के द्वारा क्लियरली बोला जाता है कि जो फ्यूल के प्राइसेस हैं, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये आज के डेट में डीरेगुलेट हो गया है। पहले आपको पता होगा कि सरकार ने पेट्रोल को सबसे पहले डीरेगुलेट किया, मतलब कि इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से क्या होगा, उसी के हिसाब से हमारे देश में भी उसमें बढ़ेगा गिरेगा, हर दिन उसके हिसाब से चलेगा। आगे चलकर सरकार ने यहां पर डीजल को भी डीरेगुलेट कर दिया। तो सरकार ने डीरेगुलेट तो कर दिया, और रिसेंटली आई एम श्योर कि आपने रिसेंटली एक निर्मला सीतारमण जी का बयान सुना होगा कि ये सरकार के हाथ में नहीं है। देखो, कुछ हद तक ये बात सही है कि सरकार के हाथ में नहीं है,
ठीक है, अगर आप ऑफिशियली ऐसे देखोगे तो सरकार के हाथ में नहीं है, क्योंकि सरकार ने इसको डीरेगुलेट कर दिया है। लेकिन अल्टीमेटली आपको समझना है कि सरकार ही तो है जो कि उसके ऊपर टैक्स लगा रही है। तो यहां पर दोनों में विरोधाभास आपको देखने को मिलेगा कि सरकार, जैसे कि कोविड के समय यहां पर क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे हो रहे थे, तो वो था तो डीरेगुलेट, लेकिन सरकार ने क्या किया, दूसरी तरफ से बार बार टैक्स बढ़ाते गई। तो अल्टीमेटली टैक्स बढ़ रहा था ना, तो एक तरह से वो एक्चुअल टर्म्स में डीरेगुलेट तो हुआ नहीं। तो यहां पर यह कहना कि नहीं 100% डीरेगुलेट है, यह भी कहीं ना कहीं गलत होगा। तो कुछ समय एक्सट्रीम केसेस में, जैसे आज के डेट में जब पेट्रोल के प्राइसेस, डीजल के प्राइसेस इतने महंगे हो गए हैं, तो सरकार इंटरवीन कर सकती है। सरकार यह बहाना नहीं दे सकती है कि यह डीरेगुलेट हो चुका है। जिस तरह से सरकार ने टैक्सेस बढ़ाए थे, इसी तरह से कम कर सकती है। तो यहां पर फिक्स कर सकती है, बेसिकली मेरा यह कहना है। पहले भी सरकार करती थी, पहले यहां पर सरकार इनफैक्ट सब्सिडी प्रोवाइड करती थी, डीजल के ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड करती थी, जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को जाता था, ताकि जो कंज्यूमर हैं उनको यहां पर जब भी इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस बढ़ते थे तो उससे बचा लिया जाता था। लेकिन यहां पर सरकार फिर से इस तरह की चीजें कर सकती है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर हमें एक और चीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, वो है जो हम इंपोर्ट कराते हैं। अभी मैंने आपको कुछ देशों के नाम बताए थे वेस्ट एशिया के अंदर कि हम ज्यादातर ऑयल वहां से मंगाते हैं, इराक हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया। लेकिन ये जो वेस्ट एशिया के ऊपर हमारा डिपेंडेंट अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा है, 61% ऑयल हमारा वेस्ट एशिया की तरफ से आता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर आपका ऑयल है वो थोड़ा सा महंगा होता है और कई देशों के मुकाबले। पहले क्या होता था कि हम और कई सारे देशों से मंगाते थे ऑयल। आज के डेट में जो हमारा सप्लाई का बेस है वो आपका थोड़ा सा नैरो हो गया है। यहां पर ओपेक प्लस देशों के ऊपर हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। और यहां पर अब हमें क्या करना चाहिए, जो बाइडेन ऑफिस में आ चुके हैं, यूएस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, ईरान हो गया, वेनेजुएला हो गया, वहां से हमें ज्यादा ऑयल मंगाने की कोशिश करनी चाहिए। ये पहले क्या होता था कि एक समय था जब ईरान के ऊपर हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, ईरान से हम भारी मात्रा में यहां पर ऑयल मंगाया करते थे। लेकिन क्या हुआ, 2019 के बाद से हम जीरो इंपोर्ट करने लग गए। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आकर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया था। अल्टीमेटली लॉस किसका हुआ? अल्टीमेटली लॉस यहां पर भारत का हुआ। 2018-19 में इनफैक्ट मैं आपको आंकड़ा दिखाता हूं, 23.5 मिलियन टन हम कहां से मंगाए थे? ईरान से मंगाए थे। मतलब कि 1/10 जो है, आप कह सकते हो 10% ऑयल हम ईरान से मंगाए थे। और ईरान और वेनेजुएला का अगर आप ऑयल देखोगे बाकी देशों के मुकाबले, वो हमें थोड़ा सा सस्ते में देते हैं। तो अगर ये सस्ता पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे देश के अंदर भी जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो आपको थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिलेंगे। तो भारत को स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए कि यहां पर जो नए मार्केट्स हैं उसके अंदर हमें और ज्यादा ऑयल मंगाने की आवश्यकता है। और यहां पर और ज्यादा हमें रिजर्व्स जो हो गए उसको और एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। जो केजी बेसिन और कई जगह आपने देखा होगा, चर्चा तो चल रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर अभी भी हमारे देश के अंदर जो नए ऑयल के कुएं हैं उसको हमें ढूंढने की आवश्यकता है। तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं? कंक्लूजन में ओवरऑल कह सकते हैं कि यहां पर डेफिनेटली सरकार जो है अब चुप नहीं रह सकती इस चीज को लेकर। काफी समय हो चुका है कि जो ऑयल के प्राइसेस हैं एक हद तक ही बढ़ने चाहिए। किसी भी चीज की एक लिमिट होती है। तो यहां पर अगर ये 100 से भी और तेजी से बढ़ता रहा, और इसका असर काफी बुरा हो सकता है बाकी गुड्स के ऊपर। आरबीआई ने एक्सपेक्ट किया है कि ये जो करंट का क्वार्टर चल रहा है, ये कौन सा चल रहा है? Q4 चल रहा है। किसका? 2020-21 का। ठीक है, इसमें जो आपका इन्फ्लेशन है वो करीब 5.2% के आसपास रहने का है। फिर अगले साल का जो 6 महीना होगा स्टार्टिंग का, उसमें 5.2 से 5% के आसपास रहेगा। फिर अगले क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में 4.3% के आसपास रहेगा। तो ये सारे आंकड़े आपके बिगड़ सकते हैं अगर ऑयल के प्राइसेस को अभी कंट्रोल नहीं किया गया। तो आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था जहां पर आरबीआई कहना चाह रही थी, आरबीआई का मेन मकसद यही था कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ना हो जाए, इसलिए सरकार को यहां पर एक्साइज ड्यूटी और टैक्सेस में कमी लाने की आवश्यकता है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। इन्फ्लेशन से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालते रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।